नमस्कार साथियों, रीड स्पेशल टेस्ट सीरीज़ का अगला पार्ट लेके हाजिर हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं कि बीच में मेरा थोड़ा अंतराल रहता है, कोई गैप रहता है ना। तो आप इसको उस तरह से लें कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सफलता आपकी मेहनत से ही आपको मिलेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही सक्सेस मिलेगा। हम लोग सिर्फ आपको एक थोड़ा गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने आप को हार्ड वर्क के लिए तैयार रखें। और अब भी वो वक्त है, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। अब जो लास्ट का जो एक महीना है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी कम है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें। हाँ, मेरे वीडियो जब भी आएँ आप उनको एक बोनस बोनस मान के देखा करें, है ना। कि एक्स्ट्रा जब भी मैं रिकॉर्डेड हैं तो आपको मिलेंगे आराम से। जब भी इजी रहें आप, तब आप उनको देख लें। और साथ में आपका जो चल रहा है उसको कंटिन्यू चलने दें, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे आप। ओके, चलिए तो आज करते हैं। आज मैं थोड़ा सा फास्ट भी लूँगा इसको, क्योंकि मेरे को अभी वो सारी चीज़ आपको करानी है ना परीक्षा तक। तो आप उसको मतलब ये नहीं माने कि साहब परीक्षा बहुत पास आ गई, अभी नए वाले टॉपिक्स नहीं करे, वो सब हो जाएंगे। ये चिंता नहीं करें आप, है ना। पर आपका आप खुद का जो शेड्यूल है, खुद का जो शेड्यूल है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। ये आप एक्स्ट्रा इनको देख लीजिएगा। ओके, चलिए साहब शुरू करते हैं। तो देखो, आज कुछ ऐसे प्रश्न लिए निश्चित रूप से एनसीईआरटी से आरबीएससी में तो है ही, और बहुत बार परीक्षा में रिपीट भी हुए हैं, और कुछ आपके लिए भी रिपीटेशन हो सकता है। पर ये इनके बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो कम्युनिटी में भी हमने जो सवाल दिए थे मैंने इसमें ले लिए हैं वो। तो शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, आज का पहला प्रश्न, कौन सी प्री ऑपरेशनल अवस्था की विशेषता है? प्रतिमूर्ति निर्माण, पहला ऑप्शन इमेज फॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है प्रतीकात्मक प्रक्रिया सिंबॉलिक प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन है तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग, या फिर परिकल्पना हाइपोथेसिस। तो देखो, जीन पियाजे निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, दो तीन प्रश्न जरूर आएंगे। तो जीन पियाजे की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, ये वाला सवाल जो मैंने लिया, ये बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है परीक्षाओं में भी, और बहुत ज़्यादा इसमें बच्चों ने गलती भी करी है। क्यों? क्योंकि बुक्स में और कई जगह उनको गलत आंसर मिले हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर, सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, प्रतीकात्मक प्रक्रिया सिंबॉलिक प्रोसेस। प्रतीकात्मक प्रक्रिया सिंबॉलिक प्रोसेस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, जीन पियाजे की जब हम बात करते हैं, देखो बहुत लोग कहते हैं कि साहब इसमें इमेज फॉर्मेशन होगा, प्रतिमूर्ति निर्माण होगा, पर आप ध्यान रखें इसका राइट आंसर सिंबॉलिक प्रोसेस है। कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं हम प्री ऑपरेशनल अवस्था की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। हम सब जानते हैं कि जीन पियाजे की पहली जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज को जीन पियाजे ने 6 भागों में बांटा है, 6 सब स्टेजेस में बांटा है, पता है ना आपको। पहले 1 महीने तक रिफ्लेक्सिव स्टेज, उसके बाद 4 महीने तक, 1 से 4 महीने तक प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, उसके बाद तीसरी जो स्टेज आती है वो 4 से 8 महीने तक सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, चौथी स्टेज 8 से 12 तक आती है, वो है आपकी कोऑर्डिनेशन वाली स्टेज। पूरी डिटेल इनकी अपनी बुक में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और पांचवी स्टेज जो है वो है टर्सरी स्टेज, और छठी और आखिरी आरंभिक चिंतन वाली है इन्वेंशन स्टेज, ठीक है ना। 30 दिन तक, फिर 1 से 4 माह, फिर 4 से 8 माह, फिर 8 से 12 माह, फिर 12 से 18 माह, और फाइनली 18 से 24 माह। ध्यान देंगे, पहली स्टेज की 6 सब स्टेजेस बता रहा हूँ आपको मैं। रिफ्लेक्सिव स्टेज है, उसमें क्या होता है, उसमें केवल वो ऑटो रिफ्लेक्स, वो प्रतिवर्ती करता है बच्चा, जैसे सकिंग है। दूसरे में क्या करता है, दूसरे में अपने शरीर की गमक क्रियाएं दोहराता है, जिनमें उसको मज़ा आता है। तीसरे में क्या करता है, तीसरे में उसके आसपास की जो भी निकटतम चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनके साथ वो दोहराता है, जिसमें उसको मज़ा आता है, ठीक है। चौथी स्टेज जो है कोऑर्डिनेशन वाली, ये 8 माह से शुरू होती है। इसमें वस्तुओं को ढूंढना शुरू कर देता है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस यहीं से शुरू होता है, हालांकि फाइनली वो आखिरी स्टेज में आता है, ठीक है। और पांचवीं टर्सरी वाले में बच्चा वैज्ञानिक बन जाता है, जोड़ना तोड़ना करता है, और यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट भी करने लग जाता है, ट्रायल एंड एरर करता है। और 6 नंबर वाली जो आखिरी स्टेज है, ये पहली सेंसरी मोटर स्टेज की सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है, जिसमें इमेज बननी शुरू होती है, बिंब बनना शुरू होता है, और यहीं से चिंतन शुरू होता है। पढ़ा है ना आपने कि आरंभिक चिंतन की अवस्था 18 से 24 माह, तो यहाँ चिंतन शुरू होता है। यहाँ हालांकि ये उसका जो चिंतन है वो तार्किक चिंतन नहीं है, ये उसका चिंतन बहुत सी चीज़ों पे आधारित है, जो इरेशनल है,
पर चिंतन होता है। चिंतन आप जानते हैं क्यों होता है? चिंतन तब होगा जब हमारे दिमाग में किसी चीज़ का इमेज बनेगा, बिंब बनेगा। इसका मतलब आखिरी अवस्था को आरंभिक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, और यहीं पे वस्तु स्थायित्व होता है, यही प्रतिमूर्ति निर्माण है। तो इस सवाल में जो पहला ऑप्शन था प्रतिमूर्ति निर्माण, दरअसल वो सेंसरी मोटर स्टेज की आखिरी सब स्टेज की एक विशेषता है, 18 से 24 माह वाली बात है। ओके, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। आपने जाने कितनी बार इसको पढ़ा होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस आखिर क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि छोटा बच्चा 18 माह से कम, हालांकि 8 माह से शुरू होता है पर 18 से 24 में पूर्णतः आता है, इसलिए 18 महीने तक के बच्चे के सामने अगर कोई वस्तु है, मूर्त रूप में उसके सामने है, तो उसके बारे में वो सोचता है, चिंतन करता है, उसका परसेप्शन करता है। लेकिन अगर हम उसके आंखों के सामने से उसको हटा लेते हैं तो फिर उसकी चूंकि इमेज नहीं बनती, इसलिए उसके बारे में सोचता ही नहीं है। वो ये सोचता है कि वो वस्तु है ही नहीं। और इसके कितने एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ अलग अलग वीडियोज़ में। आउट ऑफ द माइंड इज आउट ऑफ द साइट इज आउट ऑफ द माइंड, यानी आउट ऑफ द साइट इज आउट ऑफ द माइंड क्या है? आंखों के सामने से हटी तो दिमाग से भी हट गई। इसका मतलब आउट ऑफ द साइट इज आउट ऑफ द माइंड। ऑब्जेक्ट परमानेंस की योग्यता का नहीं आना है, अभी तक ये योग्यता नहीं आई है, इसलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस में तो वो इमेज फॉर्मेशन करता है, इसलिए आउट ऑफ साइट हो गया तो भी माइंड में उसकी पिक्चर तो है ना। तभी तो हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, किसी भी वस्तु का नाम लेते हैं, हमने बोला कैट, तो कैट बोलते दिमाग में वो इमेज चली गई, इमेज आ गई, इसका मतलब वो ऑलरेडी वहाँ पे है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सीटेट में आई थी, और वो थी पीक एबू। दरअसल पीक एबू आपने सुना होगा। पीक एबू को बहुत सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं ना, ता करते हैं हम उसको, तो ये ता करना क्या है? ये ता करना ऑब्जेक्ट परमानेंस से संबंधित है। ठीक है, ऐसी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी पढ़ा हो तो हाइड एंड सीक, छोटे बच्चों के साथ हम लुका छिपी खेलते हैं ना, हाइड एंड सीक। एक्चुअली हाइड एंड सीक क्या होता है? छोटे बच्चे के साथ जब खेलते हैं तो वो कहता है मेरे को ढूंढो, वो क्या करता है, कोने में जाके बैठ जाता है और अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है, अपने चेहरे को हथेली से ढक लेता है, ढकता है ना। पता है हाइड एंड सीक किससे रिलेटेड है? हाइड एंड सीक ईगोसेंट्रिज्म से रिलेटेड है, आत्मकेंद्रितता से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं दिखता सामने वाला, इसलिए वो सोचता है कि मैं भी उसको नहीं दिख रहा। तो ईगोसेंट्रिज्म यही तो है। चलिए, ये दूसरी बात है। अब ये जो सवाल हमने दिया था, इसमें हमने पूछा था कि सब प्री ऑपरेशनल स्टेज से संबंधित कौन सा है। और एक बेहद खास बात सुनना, जिस तरह से पहली सेंसरी मोटर स्टेज को हम 6 सब स्टेजेस में बांटते हैं, उसी तरह से प्री ऑपरेशनल स्टेज के 2 प्रमुख भाग हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन से 2 भाग हैं? पहला है सिंबॉलिक प्रोसेस। पहला क्या है? सिंबॉलिक प्रोसेस, यानी प्रतीकात्मक प्रक्रिया। ये है 2 से 4 साल, 2 से 4 साल। और दूसरी जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल की, सब स्टेज है, माफ करें, प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 सब स्टेजेज हैं। 2 से 4 वर्ष तो है सिंबॉलिक प्रोसेस, जो इस प्रश्न का जवाब है। और फिर 4 से 7 के लिए आएगा इंट्यूसिव स्टेज। इंट्यूसिव स्टेज, इंट्यूसिव स्टेज जिसको हिंदी में अंतर्दर्शी अवस्था बोलते हैं या अंतः प्रज्ञा अवस्था बोलते हैं। 4 से 7 वर्ष, याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों। अब आप खुद देखिए, पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक महत्वपूर्ण सब स्टेज है सिंबॉलिक प्रोसेस, इसलिए बोलिए इसका आंसर है, ठीक है ना। लेकिन बहुत जगह ये गलत दिया रहता है, इसलिए हमको ये करना था। ओके, सिंबॉलिक प्रोसेस आखिर होता क्या है? तो देखिए, एक बारीक सा पर्दा है, फिर वही बात है। इमेज फॉर्मेशन 18 से 24 माह में हो गया तो अभी भी वो रहेगा वो, लेकिन ध्यान रखना है, चूंकि वो पहली स्टेज में हो गया, इसलिए हम उसको पहली स्टेज से रिलेटेड मानते हैं, ठीक है ना। सिंबॉलिक के सिंबल का मतलब दरअसल क्या होता है? सिंबल का मतलब ये है कि अब वो अपने दिमाग में कुछ सिंबल बना लेगा, कुछ प्रतीक बना लेगा, ठीक है, और चिंतन शुरू हो जाएगा। चूंकि सिंबॉलिक प्रोसेस एक तरीके से ऑब्जेक्ट परमानेंस से जुड़ा है, एक तरीके से आरंभिक चिंतन से जुड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि साहब ये 2 साल के बाद शुरू होता है। और अब चूंकि इमेज बननी शुरू हो गई, इसलिए आप कोई भी एग्जांपल है, आप कुछ भी बोलें, जैसे बोलते हैं तो बच्चे के दिमाग में एक उसकी पिक्चर आएगी, इसका मतलब चिंतन शुरू हो गया। इसका मतलब वो पिक्चर क्या, उसका सिंबल है। और सिंबल के लिए एक बढ़िया तरीका हम काम में लेते हैं, शब्द, भाषा, लैंग्वेज, है ना। तो भाषा ही तो है। हमने बोला कैट, अभी जैसे एग्जाम्पल लिया, तो कैट एक शब्द है, एक भाषा है। तो हमने कैट बोलते ही हमारे दिमाग में कैट की पिक्चर आएगी, कैट का आरेख आ सकता है, या कोई संकेत हो सकता है, ठीक है ना। तो चूंकि ये केवल एक शब्द हमने बोला या उसने सुना या कहीं पे पढ़ा, तो एक शब्द से वो क्या करेगा, वो कैट को रिमेंबर करेगा, वो कैट को अंडरस्टैंड कर लेगा, वो कैट की पिक्चर अपने दिमाग में उसके आ जाएगी,
इवन वो कैट का चित्र भी उतार सकता है, आरेख भी खींच सकता है। तो ये तमाम कोग्निटिव एबिलिटी जो होती हैं कैट के बारे में, ये तमाम क्या हैं, वो ये तमाम सिंबल हैं, सिंबल, इन्हें ही प्रतीक बोलते हैं। ठीक है, इसलिए सिंबॉलिक प्रोसेस महत्वपूर्ण बात, संकेत भी बोलते हैं, प्रतीक भी बोलते हैं, भाषा के साथ इसको जोड़ते हैं, शब्दों के साथ इसको जोड़ते हैं। ये एक मेंटल प्रोसेस की बात है, ठीक है ना, संज्ञानात्मक कोग्निटिव एबिलिटी की बात है। तो इसका संबंध है प्री ऑपरेशनल स्टेज से। ओके, एक और बात जो आपको बतानी है, महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इंट्यूसिव स्टेज में आखिर क्या होता है। तो देखो, बहुत से प्रश्न एनसीईआरटी से वहाँ से बने, इसमें बनते हैं, हर एक शब्द महत्वपूर्ण होता है, ध्यान देंगे आप। इंट्यूसिव स्टेज में क्या होता है, इंट्यूसिव स्टेज में बच्चे का चूंकि चिंतन शुरू हो जाता है, ठीक है, और चिंतन जब शुरू होता है, चिंतन के साथ तर्क भी आता है ना। अपने आपके नए टॉपिक जुड़े हैं, वो कराऊंगा मैं आपको, चिंता नहीं करें। तर्क, चिंतन से याद आया, तर्क भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ उसके तर्क क्या कैसे होते हैं, मतलब दुनिया को वो अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। तो पहला प्रश्न, पहली बात ध्यान रखेंगे आप इसमें, कि यहाँ पे बच्चा ऐसे तर्क करता है जिसे हमने आपको कभी बताया था कि साहब क्या है और क्यों है। ये सवाल, ये प्रश्न बच्चा पूछता है, क्या है और क्यों है। वृक्ष कैसे बढ़ते हैं, आसमान का रंग नीला क्यों है, ये भागता क्यों है, ये छोटा क्यों है, ये क्या है और क्यों है वाले प्रश्न दरअसल क्या है, इंट्यूसिव स्टेज की बहुत बड़ी बात है, और ये चिंतन का प्रतीक है। यहाँ बच्चा तर्क करने लग गया, लेकिन खास बात और बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ उसका जो तर्क है वो केवल और केवल एक विमा पे केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है, एक विमा पे केंद्रित होता है वो, क्योंकि अभी उसमें विकेंद्रण की एबिलिटी आई नहीं है, वो 7 से 11 वाली में आएगी, ठीक है। एक विमा का मतलब वो किसी एक चीज़ को पकड़ लेता है, किसी एक चीज़ पे ध्यान देता है, बाकी चीज़ों को भूल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चे को आप ब्लॉक्स इकट्ठे करने के लिए कह सकते हैं, बहुत से ब्लॉक उसके सामने छोड़ दिए, पियाजे का एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये ब्लॉक्स अलग अलग साइज़ के हैं, इनकी साइज़ डिफरेंट है, ठीक है, और इनके कलर्स भी डिफरेंट है, ठीक है। मान लो हरे रंग के 4 ब्लॉक हैं, येलो कलर के 6 ब्लॉक हैं, ठीक है। तो बच्चा, दो चीज़ें होगी ना, साइज़, अब उनको बोलो कि एक जैसे एक साथ रखो, तो साइज़ के हिसाब से रखनी चाहिए या कलर के हिसाब से रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चा दोनों में एक चीज़ पे फोकस कर पाएगा। अगर उसने कलर को देखा तो वो कलर के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगराइज कर देगा, अलग अलग कैटेगरी में बांट देगा, या साइज़ के आधार पे बांटेगा तो साइज़ के आधार पे बांट देगा। अभी हम दूसरी स्टेज पार करने के बाद क्या करते हैं, जितनी विमाएँ होती हैं सबको देखते हैं, और वो केवल एक ही विमा को देख पाता है। इसको जीन पियाजे कहते हैं ट्रांसडक्टिव कंक्लूजन। क्या कहते हैं, सॉरी, ट्रांसडक्टिव कंक्लूजन कहते हैं इसको। एक विमीय तर्क कहते हैं, यानी वो एक ही विमा को देखता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, छोटे बच्चे के पापा अगर स्पेक्स पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो वो एक चश्मे पे ध्यान कर लिया उसने, केवल स्पेक्स को, चश्मे को, ऐनक को पापा का प्रतीक मान लिया, और किसी भी चश्मा पहने इंसान को बोल देगा पापा, जबकि वास्तव में पापा में चश्मा के अलावा दूसरी बीमारी भी तो हैं। तो उसने दूसरी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, केवल एक उसको देखा। ये है आपका एक विमीय तर्क। और इसी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो बहुत बार परीक्षाओं में आया है, पता है वो क्या है, वो है सेंट्रेशन। वो क्या है, सेंट्रेशन। तो बहुत बार बच्चे मेरे से ये सवाल पूछ भी चुके हैं कि सर ये क्या होता है। सेंट्रेशन दरअसल क्या होता है, सेंट्रेशन है केंद्रीयकरण या केंद्रण, ये विकेंद्रण का उल्टा है, ठीक है ना। केंद्रीकरण, कोई भी नाम आ सकता है हिंदी में, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, केंद्रण, ठीक है। सेंट्रेशन, यानी सेंट्रेशन एक बहुत बड़ी विशेषता है प्री ऑपरेशनल स्टेज की या इंट्यूसिव स्टेज की, जिसमें बच्चा केवल एक विमा पर ध्यान देता है, केवल एक ही पक्ष पे ध्यान देता है, बाकी विमाओं पे ध्यान नहीं देता। ओके, तो सेंट्रेशन याद रखेंगे आप, प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक बहुत बड़ी बात है। ओके, दूसरी बात प्री ऑपरेशनल स्टेज की बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है, वो है इरिवर्सिबल थिंकिंग। यानी यहाँ बच्चे के थिंकिंग में रिवर्सिबिलिटी नहीं आती, उत्क्रमणशीलता नहीं आती, परिवर्तनशीलता नहीं आती, वो तो इरिवर्सिबल है। यानी उसको ये नहीं पता कि साहब A+B के मतलब B+A भी तो होते हैं। इसके मैं बहुत से एग्जांपल्स आपको दे चुका हूँ, मेरे पुराने वीडियोज़ में भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। तो याद रखना दो चीज़ें, एक तो इरिवर्सिबिलिटी, अगर आपको कोई पूछ ले इरिवर्सिबिलिटी कौन सी अवस्था की विशेषता है, इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी नहीं, इरिवर्सिबिलिटी, तो आप बोलेंगे साहब प्री ऑपरेशनल की। कौन सी अवस्था में बच्चा चीज़ों को याद नहीं रख पाता क्योंकि उसमें पलटावी चिंतन नहीं होता, तो आप बोलेंगे प्री ऑपरेशनल, ठीक है। रिवर्सिबल थिंकिंग कौन सी अवस्था की विशेषता है, तो आप बोलेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसी तरह आपको बूझ लें कि सब बच्चे के सोच में या बच्चे के थिंकिंग में सेंट्रलाइजेशन कब होता है, या बच्चे की सोच में सेंट्रेशन कब होता है, या केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति कब होती है, तो आप बोलेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है।
इस तरह से विकेंद्रण की बात करेंगे तो फिर अगली स्टेज आ जाएगी। मैं पियाजे आपको पढ़ा भी चुका हूँ और फिर भी मैं कोशिश करूँगा बाद में भी, लेकिन अभी आप ये दोनों बातें समझे। ओके, एक और चीज़ ध्यान रखना, प्री ऑपरेशनल स्टेज इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें वो दो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, एक तो एनिमिज्म, एक ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है ना। एनिमिज्म, एनिमिज्म का मतलब है कि वो निर्जीव और सजीव में कोई फर्क नहीं समझता, वो हर एक पदार्थ में जीवन देखता है, हर चीज़ में लाइफ देखता है। और इसके बहुत से एग्जाम्पल, आज सूरज बहुत उदास है, आज तारे बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एनिमिज्म के एग्जाम्पल हैं। इसमें उसके सोच में, उसके चिंतन में एक और कमी होती है और वो ईगोसेंट्रिज्म की है। वो ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक मतलब वो दुनिया को केवल अपने नज़रिए से देखता है। और यहाँ ईगोसेंट्रिक के बहुत से एग्जांपल्स परीक्षा में आए हैं। वस्तुएं मेरे साथ साथ चलती हैं, ऑब्जेक्ट्स आर फॉलोइंग मी, ठीक है ना, दिन रात मेरे कहने पे होते हैं। सामने वाले को क्या अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है। सामने वाले को क्या पसंद है, जो मुझे पसंद है। सामने वाला क्या चाहता है, जो मैं चाहता हूँ। ये सारे के सारे ईगोसेंट्रिक थॉट्स हैं। तो ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, सेंट्रेशन, इरिवर्सिबल थिंकिंग, ये तमाम प्री ऑपरेशनल स्टेजेस की विशेषताएं हैं। और प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम दो भागों में बांटते हैं, 2 से 4 सिंबॉलिक प्रोसेस और 4 से 7 इंट्यूसिव स्टेज। ओके, मेरे ख्याल से पहली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो देखिए पहला प्रश्न, प्री ऑपरेशनल की अवस्था की विशेषता है, तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब है प्रतीकात्मक प्रक्रिया। प्रतीकात्मक प्रक्रिया, सिंबॉलिक प्रोसेस। इमेज बनने के बाद ये काम होता है, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन हो जाती है 18 से 24 माह, इसलिए सेंसरी मोटर। तार्किक चिंतन 7 से 11 वर्ष, इसलिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और हाइपोथेसिस, परिकल्पना, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, आखिरी स्टेज 11 से 15 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दूसरा प्रश्न है, ये बहुत जगह बहुत बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आए हैं, ठीक है। तो 4 बेहद खास इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं, तो इनको भी थोड़ा सा समझना है। दूसरा प्रश्न पढ़िए आप, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं एवं प्रयोगों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। नहीं है इसका मतलब एक गलत है, ठीक है। पहला ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी, वस्तु स्थायित्व, ये राइट है। 3 माउंटेन प्रॉब्लम, आत्मकेंद्रितता, राइट है। पेंडुलम टास्क और थर्ड आई एक्सपेरिमेंट, देखिए ये दोनों के दोनों जो एक्सपेरिमेंट हैं ये अमूर्त चिंतन वाली चौथी स्टेज से संबंधित हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। पेंडुलम टास्क तार्किक चिंतन से संबंधित नहीं है और नहीं पूछा है। ओके, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा देखो। ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी दरअसल क्या, इसके बारे में ऐसा सवाल भी आ सकता है परीक्षाओं में। ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी दरअसल ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में है। किसके बारे में है, ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में, पहली स्टेज में आता है। यानी बच्चा कोई चीज़ उसके सामने है, आंखों के सामने, तो वो समझता है वो है, आंखों से हटा ली जाती है तो वो समझता नहीं है, क्योंकि इमेज नहीं बनती। इसका मतलब वस्तु स्थायित्व नहीं है। लेकिन जब से ऑब्जेक्ट परमानेंस की एबिलिटी उसमें आती है, तब से इमेज बनना शुरू होता है, तब से वस्तुएं सामने नहीं है फिर भी हैं, ये वो सोचता है, ठीक है। तो पियाजे ने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया, एक कंबल ले ली, ठीक है, और कुछ बॉल्स पे प्रयोग किया, टॉय पे किया, ठीक है ना। कंबल ले लिया, खिलौना ले लिया, तो बच्चे का खिलौना कंबल में छुपा दिया, ठीक है। तो जब बच्चे कंबल में से खिलौना ढूंढते हैं, इसका मतलब उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की एबिलिटी आ जाती है। ऐसा प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया है कि एक बच्चा छुपी वस्तुओं को ढूंढता है तो उसकी कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित हो चुकी है। जवाब देंगे वस्तु स्थायी तो हो चुकी है। तो जहाँ उसने कंबल से खिलौने पे कंबल डाल दी, ठीक है ना, तो उन्होंने कंबल हटा के जहाँ पे खोजा ना, उसको ढूंढना शुरू किया, तो वो उन्होंने उसकी एज लिख ली। इसी तरह से तो ये जीन पियाजे का दरअसल एक फाउंडेशन एक्सपेरिमेंट था। जीन पियाजे के ये फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है, जिसके आधार पे उन्होंने प्रत्यक्ष अपने बच्चों के साथ प्रयोग किए बहुत सालों तक। लॉन्गिट्यूडिनल मेथड भी था ये, क्योंकि अपने बच्चों को लंबे समय तक करते रहे ना वो प्रयोग, तीनों बच्चों को। ओके, तो ये बॉल एंड ब्लैंकेट था जिसका संबंध वस्तु स्थायित्व से है, ठीक है। दूसरा एक 3 माउंटेन प्रॉब्लम, ये भी हम आपको बता चुके हैं पहले, ठीक है ना। 3 माउंटेन प्रॉब्लम में क्या था, बच्चों के सामने एक चित्र रखा गया है ना, 3D मॉडल रखा गया, जिसमें एक पहाड़ यहाँ पे है और 2 पहाड़ यहाँ पे, ये 3 माउंटेन है, ठीक है। 3 माउंटेन में एक पीछे दिख रहा है, ठीक है, पीछे वाला हो सकता है ये थोड़ा बड़ा और आगे वाले 2 छोटे, ठीक है। अब यहाँ पे इनमें कुछ चेंज भी है, यहाँ पे एक पे कोई झोंपड़ी है, कोई झंडा है। अब बच्चा इधर है, ठीक है ना, इधर से उसको कैसा व्यू नजर आता है बच्चे को, 2 छोटे पहाड़ सामने दिखते हैं और एक पीछे दिखता है, ये तो दिख रहा है। यहाँ पे एक डोल बैठा दी, ठीक है ना, एक डोल बैठा दी गुड़िया पियाजे ने, और उस बच्चे को पूछा, अगर उसको ये पूछे कि साहब कि तुम्हें कैसा दिख रहा है, तो बोलेगा साहब मुझे तो 2 पहाड़ तो आगे दिख रहे हैं, एक इनके पीछे से दिख रहा है, ऐसा तो दिख रहा है। लेकिन डोल चूंकि उधर है, उस साइड में है, गुड़िया उधर है, तो गुड़िया को क्या दिखेगा, क्या गुड़िया को ऐसा ही दिखेगा जैसा इसको दिख रहा है, नहीं, गुड़िया को दूसरा व्यू दिखेगा ना। लेकिन जीन पियाजे ने सिद्ध किया कि 7 साल से छोटा बच्चा
ये बताएगा, ये नहीं बता समझ सकता कि साहब गुड़िया को दूसरा व्यू दिख रहा है, दूसरा डायमेंशन दिख रहा है। वो तो ये बताएगा कि गुड़िया भी क्या देख रही है, वही देख रही है जो मैं देख रहा हूँ। ये ईगोसेंट्रिज्म है। इसलिए 3 माउंटेन प्रॉब्लम या 3 पर्वत समस्या या कहीं 2 पर्वत समस्या भी लिखा है तो आपको बोलना है ये ईगोसेंट्रिक एबिलिटी की बात की जा रही है, ठीक है। इसी तरह से पेंडुलम टास्क क्या था? पेंडुलम आपने देखा है कभी घड़ी का ऐसा पेंडुलम, ठीक है ना, ऐसे वो घूमता रहता है इधर। दीवार घड़ी देखी आपने, क्लॉक वॉल ऐसे घूमता है, घूमता है, ठीक है। तो दरअसल इस पेंडुलम में जिन पियाजे ने प्रयोग किया तो इस पेंडुलम में कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं। एक तो ये रस्सी, स्ट्रिंग, रस्सी की लंबाई, एक नीचे जो वेट बांधा है वो वेट, एक इस वेट को किस पावर से पुश किया है वो पावर। तो 3 वेरिएबल हो गए ना, धक्का देना पावर, एक रस्सी और एक वेट। अब जिन पियाजे ने बच्चों से कहा कि ये रस्सी की जो लंबाई है ये कम कर दें हम, कभी ज़्यादा कर दें, रस्सी की लंबाई का क्या इस पेंडुलम के मूवमेंट पे, इस पेंडुलम के घूमने पे मतलब एक एक मिनट में कितने चक्कर करता है, ठीक है ना। इसके ये जो टिक टिक घूमता है ना, इस पे क्या रस्सी की लंबाई का कोई असर पड़ता है? ऐसा उन्होंने प्रयोग किया, बच्चों से करवाए। तो ध्यान देंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों ने, माफ़ करें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तीसरी और चौथी स्टेज आएगी इसमें। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों ने केवल रस्सी वाले वेरिएबल पे फोकस किया, ध्यान दिया, और यहाँ उन्होंने रस्सी को कम ज़्यादा किया और इसके जो फेरे थे उन फेरों को काउंट किया और बता दिया कि साहब रस्सी कम होगी तो ज़्यादा होंगे या रस्सी लंबी होगी तो फेरे ज़्यादा होंगे। उन्होंने गलती करी, क्या गलती करी? उन्होंने इस वेट को ध्यान में नहीं रखा। ध्यान में क्यों नहीं रखा? क्योंकि वेट भी तो प्रभाव डालता है, धक्का देने का वो पुश पावर भी तो प्रभाव डालता है। यानी वो दोनों वेरिएबल उन्होंने इग्नोर कर दिए, जबकि वो दोनों नियंत्रित रखने थे, सेम रखने थे, अन्य बातें समान रखनी थी, है ना, वो कर नहीं पाए। और एब्स्ट्रैक्ट वाले 11 साल से बड़े बच्चों ने ये कर दिया, उन्होंने हर एक वेरिएबल के बारे में अपने निष्कर्ष कंक्लूजन दे दिए जो उनके कंक्लूजन राइट थे। इसलिए पेंडुलम टास्क दरअसल किया तो दोनों बच्चों पे, थर्ड और फोर्थ दोनों पे, लेकिन फाइनली पेंडुलम टास्क अमूर्त चिंतन की योग्यता को बताता है जो चौथी स्टेज के बच्चों में होती है। और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, थर्ड आई एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मेरे ऑफलाइन के बच्चे याद होगा, मैंने बताया था आपको। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था? मान लो हम आपसे बोलें, आपके सबके 2 आईज है ना, 2 आँखें हैं ना, हम आपको बोलें हम आपको तीसरी आँख भी देते हैं, तो आप वो तीसरी आँख कहाँ पे लेना चाहेंगे? तो पता है आपका जवाब क्या होगा? मोस्टली मेरी ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पूछता हूँ तो सब बच्चों के जवाब ये है कि साहब हम तीसरी आँख अपने फोरहेड पे लेना चाहेंगे, माथे पे लगा दो। तो ये माथे पे लगाने से क्या फ़ायदा हुआ? वो सामने से तो पहले 2 आँखें देख रही है। कुछ और बुद्धिमान बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सर पीछे लगा दो, है ना, गर्दन पे लगा दो ताकि हम पीछे का भी देख सकें। ये बात ठीक है, अच्छी बात है ना, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीन पियाजे ने अपने बच्चों को पूछा, तो जो तीसरी स्टेज के बच्चे थे उन्होंने ऐसा ही बोला, या तो माथे पे लगा दो या सर के पीछे लगा दो ताकि हम देख सकें, जबकि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। चौथी स्टेज के बच्चों ने शानदार बात बोली, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा साहब थर्ड आई अगर आपको लगानी है तो हमारे हाथ पे लगाएंगे, हम उंगली पे लगाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हाथ राउंड द कॉर्नर जा सकता है, अलमारी के अंदर भी हम देख सकते हैं हाथ से, तो लेकिन अगर माथे पे तो कैसे देखेंगे? तो उन्होंने बेहतरीन बात बोली ना। इसलिए थर्ड आई एक्सपेरिमेंट भी चौथी अवस्था के बच्चों के बारे में था, हालांकि तीसरी चौथी दोनों के बारे में हुआ था, पर सेम पेंडुलम वाली कहानी है। ओके, तो मेरे ख्याल से चारों बातें आप समझ गए होंगे। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट हैं जीन पियाजे के, जो हमने आपको बताए। ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी वस्तु स्थायित्व है पहली अवस्था, 3 माउंटेन प्रॉब्लम आत्मकेंद्रिता इगोसेंट्रिज्म में दूसरी अवस्था, पेंडुलम टास्क तीसरी और चौथी के बारे में किया गया था, पर फाइनली अमूर्त चिंतन की अवस्था इसमें मानी जाएगी, इसलिए ये आंसर इसका हो जाएगा। और चौथी थर्ड एक्सपेरिमेंट भी तीसरी चौथी के बारे में है, पर इसका फाइनल आंसर अमूर्त चिंतन ही माना जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखिए। ओके, ये एनसीईआरटी में से लिया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बालक कहता है मैं लंबा हूं, उसके बाल काले हैं, वह लड़की है, वह विकास की कौन सी अवस्था में है? वह मतलब वो जिसके लिए बता रहा है वो नहीं, बल्कि वो खुद जो बात कर रहा है, बालक। 4 ऑप्शन है, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था या शिशुअवस्था। तो यहाँ पे ध्यान देना, 2 महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा। इसका सही जवाब होगा पूर्व बाल्यावस्था। क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था। और एक चीज़ याद रखना, जब बच्चा अपनी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर बात करता है, यानी इस स्टेज में पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा शारीरिक विशेषताओं के आधार पर बात करता है, बाह्य विशेषताएं ही उसको समझ में आती हैं, आंतरिक बातें समझ में नहीं आती, इसलिए पूर्व बाल्यावस्था इसका आंसर है। अगर वो आंतरिक विशेषताओं की बात करने लग गया, अगर वो मानसिक, यहाँ पे शारीरिक और बाह्य, ठीक है, आंतरिक या मानसिक विशेषताओं के आधार पे अपने आप को डिफाइन करने लग गया,
तो वो बच्चा मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था में माना जाएगा। तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। आप बोलेंगे साहब आंतरिक विशेषता में कैसे, तो अगर वो ये बोलेगा ना, जैसे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हैं, वो बोलेगा मैं फुर्तीला हूँ, या जब गुरुजी मुझे कोई काम देते हैं तो मुझे गर्व की अनुभूति होती है, जब गुरुजी मेरा नाम लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, या फिर मैं उससे बेहतर हूँ, ठीक है, मैं समझदार हूँ, मैं भावुक हूँ, ऐसा कुछ बोलने लग जाए, इसका मतलब आंतरिक विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो हमको आंतरिक विशेषता के साथ जोड़ देना है उत्तर बाल्यावस्था। क्या जोड़ देंगे? उत्तर बाल्यावस्था। और शारीरिक विशेषता या बाह्य विशेषता के आधार पर हो जाएगी पूर्व बाल्यावस्था। फिर ध्यान रखना, पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था का वो कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया, जब परीक्षा में शेषावस्था ऑप्शन हो तो शेषावस्था ऑप्शन है, फिर पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन है और उत्तर बाल्यावस्था ऑप्शन है, तो शेषावस्था 2 वर्ष तक सिमट जाएगी। फिर पूर्व बाल्यावस्था ज़्यादातर विशेषताओं का आंसर आपका होगा, ठीक है। और जहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन है ही नहीं, वहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ पे फिर बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था रहेगी और पूर्व बाल्यावस्था शेषावस्था बन जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए साहब, सवाल नंबर 5। कोई बात नहीं, ये जो भी है, वापस एक एक्स्ट्रा प्रश्न आ गया आपके लिए। चलिए, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए 4 ऑप्शंस हैं। कौन सा विकल्प ये सारे ऑथेंटिक प्रश्न हैं एनसीईआरटी से, ठीक है, या आरबीएससी अपनी बोर्ड वाली बुक से, इसलिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है पूर्ण रंग दृष्टि का विकास 2 वर्ष, दूसरा ब्लॉक बनाना 3 वर्ष, तीसरा चित्रात्मक पहेलियां जोड़ना 4 वर्ष, चौथा नेत्र हस्त समन्वय करना 5 वर्ष। तो देखो बहुत सी बातें हैं। पेपर कहाँ से बनता है मैं आपको बता दूं। पेपर बनेगा एनसीईआरटी की बुक में से, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक में से, या बहुत अच्छी साइकोलॉजी की इंग्लिश की बुक्स में से, या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी की मनोविज्ञान की किताबों से। इनसे सबसे बनता है। इनमें कभी कभी तथ्यों में कुछ आपस में कुछ डिफरेंस मिलता है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा परीक्षा से पहले एक ऐसा मैराथन एक क्लास लेके आऊँगा ना, जिसमें पूरी साइकोलॉजी आपको मैं 6-7-8 घंटे में कराऊंगा। ये मेरी कोशिश है, मेरी हसरत है, ठीक है। अब वो पूरी होती है कि नहीं होती है वो अलग बात है। आप कल से कमेंट करने लग जाओ, सर कब लोगे, कहाँ लोगे, ली तो नहीं, डजेंट मैटर, है ना। वो एक बस है, इच्छा है। तो उसमें मैं ये तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर कराना चाहूँगा, क्योंकि बहुत आपको नहीं पता मेरे इस मोबाइल से यहाँ मैं कर ही नहीं पाता हूँ, पर फिर भी चलो जो भी एनीवे। तो ये चौथा जो प्रश्न था, पूर्ण रंग दृष्टि का विकास 2 वर्ष, ब्लॉक बनाना 3 वर्ष, चित्रात्मक पहेलियाँ जोड़ना 4 वर्ष, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन नेत्र हस्त समन्वय 5 वर्ष। तो ध्यान देंगे कि 5 वर्ष वाली बात राइट है, 4 वर्ष वाली चित्रात्मक पहेलियाँ राइट है, याद रख लेना। ब्लॉक बनाना 3 वर्ष राइट है, कहीं कहीं ये 2 वर्ष भी मिलता है, ठीक है। लेकिन पूर्ण रंग दृष्टि का विकास 2 वर्ष गलत है, क्योंकि बाकायदा साफ दिया हुआ है, बालक में पूर्ण रंग दृष्टि का विकास 3 माह तक हो जाता है। कब तक हो जाता है? 3 माह तक हो जाता है। तो ये 3 माह हो जाएगा, बाकी ये है राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, हमने अपनी बुक में भी दिया है। हमारे ऑफलाइन के बच्चे तो नाम देखते कर देंगे साहब, इरिक्सन और डेविड एलकाइंड को कौन नहीं जानता। ध्यान देंगे, डेविड एलकाइंड पे प्रश्न है। डेविड एलकाइंड के अनुसार किशोरावस्था के अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म, देखो नार्सिज्म की हम बात करते हैं, नार्सिज्म शिशुअवस्था में भी होता है, किशोरावस्था में भी होता है, दोनों जगह होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, मोस्टली दोनों में से एक ही ऑप्शन परीक्षा में मिलेगा, ठीक है। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सेम वही वाली बात है। ईगोसेंट्रिज्म हमने देखा अभी पियाजे की प्री ऑपरेशनल में था, इसका मतलब ईगोसेंट्रिज्म शिशुअवस्था में होता है, ईगोसेंट्रिज्म पूर्व बाल्यावस्था में होता है, पर ईगोसेंट्रिज्म किशोरावस्था में भी तो होता है ना। किशोरावस्था में बालक के ईगोसेंट्रिज्म पे 2 लोगों ने काम किया था। एक तो यहाँ पे नाम है डेविड एलकाइंड, और दूसरे थे एरिक इरिक्सन का मेरा पूरा वीडियो है, ठीक है ना, उसमें से जरूर प्रश्न आएगा, हर एक चीज़ है उसमें। आप बहुत से लोगों को वो वीडियो मिलता ही नहीं है, वो कहते हैं सर मिलता नहीं है। तो देखो, एक तो अपने चैनल जो चल रहा है ये चल रहा है, एक इसके अलावा कभी कभी आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस देखने हो तो आप साइकोलॉजी बाय अशोक पारिक करके सर्च करेंगे, और उसमें आपको आरटी एनसीएफ से लेके बहुत से और वीडियोज़ मिलेंगे, तो उनको भी देखना है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अभी, बस जब जैसे आपको जिसको पर्टिकुलर कोई चीज़ देखनी हो तो बाय अशोक पारिक करके भी एक जगह है, ठीक है। तो क्या था, इरिक्सन मॉडल पूरा है उसमें, अभी आप ध्यान दें। डेविड एलकाइंड की बात कर रहे हैं, तो डेविड एलकाइंड के अनुसार किशोरावस्था के अहम केंद्रवाद के कौन से घटक हैं? पहला ऑप्शन है काल्पनिक श्रोता इमेजिनरी ऑडियंस, दूसरा व्यक्तिगत दंत कथा पर्सनल फेबल्स, तीसरा है दोनों, चौथा पहचान व भूमिका भ्रांति। तो देखो, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन एरिक्सन की बात है, और ये दोनों डेविड एलकाइंड साहब की बात है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दोनों। ये क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ।
फिर एक शॉर्ट में सुन लें। इमेजिनरी ऑडियंस में तो ये होता है कि साहब किशोरावस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब ये सोचता है कि पूरी दुनिया उसको देख रही है, उसकी कोई कोई कमी है जो उसको देख रही है, और वो इस बात से बहुत चिंतित होता है, बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं यूनिक हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है, और मैं अलग ही हूँ, और मैं अलग हूँ, ये दोनों बातें उसी में लागू होती हैं। तो फिर क्या होता है, फिर उसकी कुछ फीलिंग्स ऐसी आ जाती हैं। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। एक बच्चा घर से बाहर निकलता है, शर्ट पे शाही का धब्बा है, तो वो सोचता है पूरी दुनिया उसको ही देख रही है, जबकि हो सकता है उसको कोई नहीं देख रहा हो। लड़की के गाल पे पिंपल पिंपल हो गया, ना सॉरी डिम्पल हो गया, है ना, फुंसी हो गई, तो वो देखती है पूरी दुनिया मेरे को ही देख रही है, इसको ही देख रही है, जबकि वास्तव में हो सकता है उसको कोई नहीं देख रहा हो। ठीक है, ऐसे ही पर्सनल फेबल, यानी वो काल्पनिक कथाएं बुनते हैं, कहानियाँ बुनते हैं, और उन कहानियों के नायक और नायिका वो खुद होते हैं, और ये ट्रेजेडी स्टोरीज होती हैं। प्रेम इनका मुख्य विषय होता है। एक एग्जाम्पल जो हम आपको बता भी चुके हैं, एक लड़की ऐसे गुमसुम उदास बैठी है, उसको कोई बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तो बोलती है मुझ पे जो गुजर रही है ना उसको मैं ही जानती हूँ, आप नहीं समझोगे, तुम नहीं जानोगे। तो अपने आप को यूनिक मानते हैं, अद्वितीय मानते हैं। ये दो बेहतरीन बातें बताई हैं किसने, डेविड एलकाइंड साहब ने। और डेविड एलकाइंड साहब ने इन दोनों विशेषताओं के आधार पर किशोरावस्था को अहम केंद्रवाद की अवस्था माना है। किसकी अवस्था माना है, अहम केंद्रवाद की अवस्था माना है। डेविड एलकाइंड की 1967 में एक महत्वपूर्ण बुक आई थी, याद रखना, आराम से याद रहेगी। 1967 में इनकी एक महत्वपूर्ण बुक आई थी जिसका नाम था ईगोसेंट्रिज्म इन अडोलसेंस। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे याद रह जाएगा। ईगोसेंट्रिज्म इन अडोलसेंस यानी किशोरावस्था का अहम केंद्रवाद, या किशोरावस्था में अहम केंद्रवाद। तो ईगोसेंट्रिज्म इन अडोलेसेंस बुक किसकी है, डेविड एलकाइंड की है, 1967 में आई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ओके, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछे गए। ओके, दरअसल ये क्या है, ये वो रिफ्लेक्सेस हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि साहब बहुत से ऐसे रिफ्लेक्सेस, ऐसे प्रतिवर्त जो बाल विकास में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो इसलिए हैं कि वो थोड़े समय के लिए आते हैं और लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये कोई 4 महीने, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने में लुप्त हो जाते हैं, और वो बाल मनोविज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल हमने आपको दिया है, यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाए, कई बार आता है स्पर्श किया जाए, तो उंगलियां ऊपर की ओर जाकर आगे मुड़ जाती हैं, यह कौन सा प्रतिवर्त है। 4 ऑप्शंस हैं, रूटिंग, मोरो, बोबिंस्की, टोनिक-निक। तो मेरे ख्याल से आपने काफ़ी पढ़ लिए होंगे ये रिफ्लेक्सेस, क्योंकि मेरे को याद है 2016, 17, 18 में तो खाली हमने ही बताए थे पूरे राजस्थान में, और जब आए थे तो मज़ा आया था। अभी तो हर कोई बता रहा है रिफ्लेक्सेस, और बताना भी चाहिए, सब मेहनत ही कर रहे हैं ना। चलिए, तो ध्यान देंगे। कई बार ऐसा लिखा रहता है तलवे को स्पर्श किया जाए, कई बार ठोका जाए। ठीक है, तो उंगलियां ऊपर की ओर आगे जाकर मुड़ जाती हैं, या मोर पंख की तरह पंजे को फैला लेता है, ऐसा कुछ भी आए तो आपको बताना है। याद रखना है, पैर के तलवे को स्पर्श करने की बात आए तो जवाब आ जाएगा बोबिंस्की। क्या जवाब होगा, बोबिंस्की। और पैर के तलवे की जगह अगर गालों या होठों शब्द आ जाए, गालों और होठों को छूने पर मुड़ जाना, मुंह खोल देना, तो क्या आ जाएगा, रूटिंग आ जाएगा। मोरो मोरो किसिंग हम आपको बता चुके हैं। बच्चे के पास अचानक कोई तेज ध्वनि होती है तो वो क्या करता है, अपने धड़ को अर्धवृत्ताकार रूप में ऊपर उठाता है और दोनों बाहों को बाहर फेंक देता है, फैलाता है, फिर उनको वापस समेटता है, मानो इस कायनात को आगोश में लेना चाहता है, मानो इस कायनात को किस करना चाहता है। इसको मोरो किसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मोरो किस, इस तरह से बाहों को फैलाकर वापस मिलाना, सीधे लेट के, ठीक है ना, पीठ के बल लेट के। रूटिंग, गालों और होठों को छूने पर मुड़ जाना, मुंह खोलना। बोबिंस्की, पैर के तलवों को स्पर्श करने पर इस तरह से करना। और टोनिक नेक भी प्रसिद्ध है। टोनिक नेक में क्या होता है, दरअसल टोनिक नेक में जब बच्चा पेट के बल लेटा रहता है तो आप उसको स्पाइनल पे थपथपाइए, है ना, उसके उसके स्पाइनल पे अगर हम उसको थपथपाते हैं तो पता क्या करता है, वो क्या करता है, वो मुड़ जाता है। और मुड़ने की स्टाइल उसकी क्या है, ध्यान रखना, मुड़ने की उसकी स्टाइल ये रहेगी कि उसकी गर्दन एक तरफ होती है, मतलब उसका चेहरा एक तरफ होता है, किसी एक तरफ वो देखता है। ठीक है, और जिस तरफ वो देखता है उस तरफ उसका जो हाथ होता है वो फैला हुआ रहता है, और दूसरी तरफ उसका हाथ एल्बो से मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे ये इधर देख रहा है और इधर इसका हाथ है, ये तो फैला हुआ है, और ये दूसरा जो हाथ है वो कोहनी से मुड़ा हुआ यो रहता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर बच्चा ऐसा करता है तो टोनिक नेक एक रिफ्लेक्स है, और ये इस बात का प्रमाण है कि बच्चा नर्व सिस्टम के हिसाब से ओके है। ठीक है ना, यानी ये जो पर्टिकुलर टोनिक नेक है, ऐसा भी ध्यान रखना, टोनिक नेक पर्टिकुलर हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये रिफ्लेक्सेस सारे इसलिए हैं कि साहब बच्चे का नर्व सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। ओके, तो ऐसे कुछ रिफ्लेक्सेस और भी आए। एक एक डार्विनी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, डार्विनी। डार्विनी होता है दरअसल ग्रेस्पिंग, इसको डार्विनी भी बोलते हैं, ग्रेस्पिंग भी बोलते हैं,
पाम ग्रिस्प भी बोल सकते हैं, कुछ और भी नाम आ जाए तो ध्यान रखना। छोटे बच्चे के हाथ में आप कुछ भी दें तो उसकी उंगलियां और हथेली उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है ना, चाहे माँ का आंचल हो वो छोड़ता नहीं है, चाहे कोई और चीज़ हो वो छोड़ता नहीं है, इसको बोलते हैं डार्विनी या ग्रिस्पिंग। तो रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5, रूटिंग, मोरो, बोबिंस्की, टॉनिक नेक, डार्विनी आदि आदि याद रहेगा आपको। रूटिंग है गालों को छूने वाला, बोबिंस्की है पैर के तलवों को छूने वाला, मोरो दरअसल मोरो किसिंग है जिसमें बाहों को बाहर फेंक के फिर फैला के फिर वापस समेटता है, और टॉनिक नेक जिधर चेहरा उधर एक हाथ लंबा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सातवां सातवां प्रश्न देखिए। प्रारंभ में शिशु वस्तुओं तक पहुंचने के लिए पूरे शरीर को घुमाते हैं, किंतु धीरे धीरे वे चीज़ों तक पहुंचने के लिए अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाते हैं। यह परिवर्तन कौन से सिद्धांत पर आधारित है? सिफेलोकोडल या प्रोक्सिमोडिस्टल या रेसिप्रोकल इंटरवीविंग या फिर कोई नहीं? तो देखो बहुत साधारण सा सवाल है। पहले क्या किया? पूरा शरीर, और धीरे धीरे भुजाएं। ये है प्रोक्सिमोडिस्टल। ये क्या हुआ? प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल दोनों में आपको बखूबी बता चुका हूँ बार बार। सिर से पैर सिफेलोकोडल और अंदर से बाहर प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल में विकास की दिशा कहाँ होती है? सबसे पहले नर्व सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद बाहर की तरफ। ठीक है, कभी ऐसा प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि एक बालक की उंगलियों का विकास सबसे अंत में होता है, उंगलियों का, इसका मतलब वो प्रोक्सिमोडिस्टल है, क्योंकि प्रोक्सिमोडिस्टल क्या बोलता है कि कंधों का विकास भुजाओं से पहले होता है, भुजाओं का विकास हथेलियों से पहले होता है, हथेलियों का विकास उंगलियों से पहले होता है, और सबसे अंत में किसका विकास होता है? उंगलियों का होता है। तो यहाँ भी लगभग वैसी बात है, अंत में वो हाथ भुजा का प्रयोग करता है और पहले पूरे शरीर का प्रयोग करता था। ठीक है ना, बाद में हाथ के बाद में उंगलियाँ जाएंगी, तो सबसे अंत में उंगलियों का विकास प्रोक्सिमोडिस्टल। और अगर ऐसा सवाल परीक्षा में आए कि एक बच्चे के पाँव का सबसे अंत में विकास होता है तो सिफेलोकोडल। अगर ऐसा है सबसे पहले सिर का विकास होता है तो सिफेलोकोडल। अगर यह आए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या हार्ट सबसे पहले बनता है, वो सबसे पहले विकसित हुआ तो प्रोक्सिमोडिस्टल। एक सवाल और सुनना आप, एक प्रश्न ऐसा आ चुका है परीक्षाओं में कि शेषवावस्था में, ध्यान दें, शेषवावस्था में तीव्र गति से विकास होता है। शेषवावस्था में यानी जन्म लेने के बाद शेषवावस्था में तीव्र गति से, सबसे तेज गति से विकास होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, धड़ का, हाथों का, सिर का या पैरों का। तो इसका आंसर आएगा पैरों का। क्यों? क्योंकि शेषवावस्था में वो आ रहा है सिफेलोकोडल के हिसाब से, अंत में पैरों का होगा ना, तो सर का विकास तो पहले ही हो चुका है। ठीक है, इसलिए अब पैरों का विकास होगा। ऐसी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक सामान्य से विशिष्ट भी ध्यान रखना है। विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, बल्कि सामान्य से विशिष्ट होता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ओके, एक यहाँ पे रेसिप्रोकल इंटरवीविंग एक शब्द है, मैंने अपनी बुक में दिया है, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। ये गेसल ने दी हैं चीज़ें, ठीक है ना, अर्नोल्ड गेसल। तो गेसल ने एक चीज़ और बताई है साहब, क्या बताइए? रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। ये ध्यान रखना आप, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग ये क्या है कि जब हम आते हैं इस दुनिया में तो हमारे हमारे 2 पार्श्व होते हैं ना, 2 पार्श्व, दायां भाग और बायां भाग, है ना, वो आपने सुना है ना, बाइलेटरल। ओके, तो 2 पार्श्व होते हैं, तो हम हमारे दोनों अंग काम करते हैं, है ना, दाहिना हाथ दाहिना पाँव और बाएं हाथ बाएं पाँव काम करते हैं ना। ठीक है, तो शुरू में बच्चा दोनों हाथों से और दोनों पाँवों से दोनों तरफ से काम करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो स्किल्स एक्वायर करता है, कोई एक पक्ष किसी काम को बेहतर तरीके से करता है, तो चूंकि दोनों हमारे शरीर के ही हैं, हमारा ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, तो जो बेहतर तरीके से काम कर रहा है दूसरा पक्ष, दूसरा पार्श्व उसकी हेल्प करने लग जाता है। जैसे किसी बच्चे में बायां बायां हाथ ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है, तो दाहिना उसके साथ संतुलन बनाने लगता है, और फिर वो बच्चा क्या बन जाता है? वो बच्चा लेफ्टी बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से कोई दाहिने हाथ से सही काम कर रहा है तो दाहिने हाथ वाला बन जाता है। तो दाएं बाएं का निर्धारण एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, शिशु की विशेषता है, एक स्किल है। 4-5 साल का बच्चा होता है, दाएं बाएं का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट राइट हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात किसने बताई थी? अर्नोल्ड गेसल ने बताई थी। और ये रेसिप्रोकल इंटरवीविंग है। ये क्या है? ये परस्पर एक दूसरे को दायां और बायां भाग क्या करते हैं? सपोर्ट तो करते हैं, बैलेंस ही तो बनाते हैं। रेसिप्रोकल इंटरवीविंग इसको बोलते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 8वां प्रश्न, चलिए हमने वहाँ दिया भी था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार किस स्तर में व्यक्ति के निकटतम वातावरण, इमीडिएट इन्वायरमेंट में अंतरक्रिया की बात कही गई है? हो सकता है यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर पर जरूर आपको प्रश्न पूछें, और केवल 4-5 बातें हैं, गारंटी से एक प्रश्न सही होगा, इसमें गलत होगा ही नहीं आपका। ठीक है, पर ध्यान रखना आपको, यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर, इन्होंने दरअसल जैव परिस्थिति की मॉडल दिया। जैव परिस्थिति की शब्द आ जाए या फिर इंग्लिश में बायो इकोलॉजिकल मॉडल आ जाए,
तो यूरी ब्राउन फेन ब्रेनर नाम याद रखना, या नाम अगर याद नहीं भी हो तो आपको तो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। इन्होंने दरअसल क्या दिया, इन्होंने बालक के परिवेश की बात करी है। किसकी बात करी है? परिवेश की बात करी है, वातावरण की बात करी है, कि बालक का वातावरण, उसके सराउंडिंग्स जो इन्वायरमेंट है, वो उसके सामाजिक विकास को किस तरह से प्रभावित करता है। और इसके लिए इन्होंने क्या, इन्होंने 5 सिस्टम बताए, इन्होंने 5 मंडल बताए। कितने मंडल बताए? 5 मंडल बताए साहब। 4 यहाँ पे हम दे चुके हैं, 5वां क्रोनो आपको और बता देंगे, ठीक है। तो सवाल ये था कि इन्होंने निकटतम वातावरण में अंतरक्रिया की बात करी है। किस में अंतरक्रिया की बात करी है? निकटतम वातावरण। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बोलिए इसका आंसर। पहला ऑप्शन लघुमंडल माइक्रो सिस्टम, दूसरा मध्य मंडल मीजो सिस्टम, तीसरा बाह्य मंडल एक्सो सिस्टम, चौथा वृहत मंडल मैक्रो सिस्टम। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले 1 सेकंड के लिए देख लें आप, 1 सेकंड के लिए बस। वैसे यूएस साइकोलॉजिस्ट थे ये, यूरी नाम है तो लगता है रशियन। चलिए, यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर ने जो इकोलॉजिकल मॉडल दिया, उसके 5 लेयर हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो लघु मंडल है आपको मिल जाएगा आराम से, माइक्रो याद रखना। पहले में क्या होता है? पहले में केवल आसपास के जो लोग हैं, माता पिता हैं, विद्यालय हैं, पड़ोसी हैं, भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, दोस्त हैं, पीयर ग्रुप हैं, ये सब पहले में आ जाएंगे, जो बच्चे पे सीधा प्रभाव डालते हैं ना। उसके बाद दूसरा आ जाएगा, दूसरा मध्य मंडल। दूसरे में क्या होगा? मिजो मिजो सिस्टम या मध्य मंडल में क्या होगा कि पहले में हमने जो देखे ना, विद्यालय और ये, इनके आपस में इंटरेक्शन होते हैं। जैसे जैसे कितनी बड़ी बात कही है ब्रॉन फेनेबेरन ने, कि साहब किसी बच्चे के माता पिता का अगर वो उसके उसके अध्यापकों से संपर्क नहीं है, तो दूसरी तरीके से उसका विकास होगा। और अगर बच्चे के टीचर से उसके माता पिता मिलते रहते हैं, तो फिर उसके विकास के परिणाम दूसरे होंगे, निश्चित रूप से होंगे, है ना। या किसी बच्चे के दोस्तों का उसके पेरेंट्स से क्या संबंध है। तो ये आपस में जितने फैक्टर हमने पहले में देखे ना, उनका आपस में जो रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, वो दूसरे सिस्टम में होता है, ठीक है। नंबर 3 जो है, तीसरा एक्सो। एक्सो में क्या होता है? एक्सो पे एक बहुत बढ़िया प्रश्न आता है जो हमने अभी दिया है। एक तो एक्सो का ये कि ये इसमें बच्चा डायरेक्ट एक्टिव नहीं होता एक्सो सिस्टम में, इसमें बच्चा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। और एक्सो में क्या होता है? एक्सो में होता है उसके माता पिता जहाँ पे काम करते हैं वो, है ना, या कहते हैं ना, माता पिता की धार्मिक स्थिति क्या है, ठीक है, किस किस को, कौन से धर्म को मानते हैं, या फिर विद्यालय के बोर्ड के नियम, या फिर लाइब्रेरी, या फिर बच्चे को जो जो सुविधाएं मिलती हैं वो टेक्नोलॉजी, ठीक है, मनोरंजन के साधन, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। या फिर हम उसकी बात कर सकते हैं आपके मीडिया, ये तमाम इसमें आ जाते हैं तीसरे में, एक्सो सिस्टम में, ठीक है। चौथा जो है वृहत मैक्रो। मैक्रो में ध्यान रखना, बच्चे की संस्कृति आती है, बच्चे का सामाजिक आर्थिक स्तर आता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आता है, ठीक है। इसके अलावा देश के कानून नियम लॉज ये आते हैं। और 5वां जो क्रोनो सिस्टम, जो इसमें नहीं है, हर जगह ये बुक में हर जगह पढ़ लेना आप, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियाँ होती हैं जो हिस्टोरिकल होती हैं, ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जो लाइफ टाइम प्रभावित करती हैं, पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं। तो इसके 2 एग्जाम्पल कॉमन है। एक तो युद्ध का एग्जाम्पल है, जैसे अभी आप आज मैं देख रहा था उसको, अफगानिस्तान में क्या हालात हो रहे हैं। तो आप सोचिए अफगानिस्तान में जो बच्चे पैदा होंगे, उनके विकास पर इसका कितना असर पड़ेगा। सीरिया में पैदा हुआ, कितना असर पड़ेगा, है ना। तो युद्ध और आपातकालीन स्थितियाँ, या फिर घर में भी ऐसा हो सकता है, मदर फादर में सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, तो वो इसका एग्जाम्पल है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर ने महत्वपूर्ण बात बताई थी साहब, 5 सिस्टम बताएं, 5 मंडल बताएं, ठीक है। निकटतम वातावरण, एक टर्म याद रखना, इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी निकटतम वातावरण। इमीडिएट इन्वायरमेंट क्या है? इमीडिएट इन्वायरमेंट है माता पिता, विद्यालय, दोस्त, जस्ट पड़ोसी, जस्ट नेबर, भाई बहन, ठीक है। इनमें आपस में अंतरक्रिया किस में होगी? तो आपस में हो जाएगी मीजो में, ठीक है। अगर ये पूछ लें कौन सा मंडल बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो एक्सो मंडल। अगर पूछ लें वह जिसमें बालक की संस्कृति है, जैसे हमने यूट्यूब पे पूछा था, तो मैक्रो सिस्टम बहिर्मंडल, ठीक है। और कुछ ब्रह्मांडीय घटनाएं हिस्टोरिकल, वो उसमें आ जाएंगी आपके क्रोनो सिस्टम में। क्रोनो को बोलते हैं घटना मंडल, 5वां क्रोनो घटना मंडल। एक महत्वपूर्ण बात और सुन लें आप, जो एनसीईआरटी में है, कौन जाने पूछ लें। जैसे हमने बात करी थी ना कि साहब भारत में दुर्गानंद सिन्हा ने काम किया था, वो बुक लिखी थी भारत में मनोविज्ञान की। दुर्गानंद सिन्हा ने भारतीय संदर्भ में एक इकोलॉजिकल मॉडल दिया है। किसने दिया है? दुर्गानंद सिन्हा ने। ध्यान रखना 2 बातें इसमें केवल, दुर्गानंद सिन्हा साहब ने भारतीय परिवेश में, भारतीय संदर्भ में एक इकोलॉजिकल मॉडल दिया 1977 में, जिसमें केवल 2 लेयर्स रखी, केवल 2 परतें रखी इन्होंने। कितनी? 2 लेयर्स। यूरी ब्रॉन फेन ब्रेंडर में कितनी लेयर हैं? 5 लेयर हैं।
और दुर्गानंद सिन्हा वाले कितने लेयर हैं? केवल 2 लेयर हैं। कौन कौन सी 2 लेयर हैं? एक तो उन्होंने बताई अपर विजिबल लेयर, अपर विजिबल, पहली लेयर अपर विजिबल, और दूसरी उन्होंने बोला सराउंडिंग, सराउंडिंग लेयर्स, लेयर्स। आप बोलेंगे सर लेयर्स है कि लेयर? बिल्कुल लेयर्स है। यानी एक तो ऊपरी दृश्य परत बताया उन्होंने भारतीय संदर्भ में। भारतीय संदर्भ में इकोलॉजिकल मॉडल या जैव पारिस्थितिकी का तंत्र का मॉडल किसने दिया? हम बोलेंगे दुर्गानंद सिन्हा ने दिया साहब। दुर्गानंद सिन्हा ने कितनी लेयर बताई? 2 लेयर बताई साहब। एक तो ऊपरी दृश्य परत, दृश्य परत, और दूसरी आसपास की परतें, इसको बोलते हैं आसपास की परतें, और यह ऊपरी दृश्य परत, विजिबल लेयर, और एक है सराउंडिंग लेयर्स। विजिबल लेयर में 3 ही बातें बताई उन्होंने केवल। एक तो बताया घर, घर का माहौल, घर, माता पिता वगैरह सब आ गए, एक विद्यालय, और तीसरा पीयर ग्रुप। विजिबल में घर, विद्यालय और पीयर ग्रुप। और सराउंडिंग लेयर्स जो हैं, जो कम दिखती हैं, अदृश्य हैं, उसके आसपास की परतें हैं, उसमें भी 3 चीज़ें बताई उन्होंने। विजिबल में तो 3 चीज़ें बताई, घर, विद्यालय और पीयर ग्रुप्स। दुर्गानंद सिन्हा के भारतीय संदर्भ में जो इकोलॉजिकल मॉडल है, पारिस्थितिकी जैव या बायो इकोलॉजिकल मॉडल कह सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो 2 लेयर बताई, विजिबल और सराउंडिंग लेयर्स। विजिबल या दृश्य परत ऊपर की, जिसमें घर, विद्यालय और पीयर ग्रुप आएंगे। सराउंडिंग लेयर्स जो है, ध्यान रखना, सराउंडिंग लेयर्स में उन्होंने बताया एक तो बच्चे का ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, यानी एक तो भौगोलिक वातावरण, वो जिस वातावरण में रहता है, हम जहाँ रहते हैं, ठीक है ना, कोई राजस्थान में रहता है, कोई कश्मीर में रहता है, कोई असम रहता है, कोई स्विट्जरलैंड रहता है, तो भौगोलिक वातावरण पहला हो गया। दूसरा भारतीय संदर्भ में आपको पता है क्या महत्वपूर्ण है? भारतीय संदर्भ महत्वपूर्ण है उसकी जाति व धर्म, तो जाति व धर्म भी प्रभाव डालेंगे, ठीक है। और तीसरा बच्चे की एम्यूनिटीज़, अपने एम्यूनिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। एम्यूनिटीज़ का मतलब वो सुख सुविधाएं जो बच्चे को मिलती हैं। एम्यूनिटीज़ में क्या हो सकता है? एम्यूनिटीज़ में बच्चे की शिक्षण व्यवस्था, विद्यालय तो वहाँ आ गया, लेकिन ध्यान रखें शिक्षण व्यवस्था में उसको कैसी पढ़ने के कैसे अवसर मिलते हैं, उसको टेक्नोलॉजी कैसी मिलती है, ठीक है, उसको मनोरंजन के साधन कैसे मिलते हैं, उसको पीने का साफ पानी अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी सराउंडिंग लेयर्स में। तो ध्यान रखना दुर्गानंद सिन्हा साहब की बात भी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, और ये है अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत किसने दिया? देखो मैं आपको फिर बता दूं, बुक में हमने, आपके पास हमारी बुक है तो एनसीईआरटी और वो लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर ये नहीं है तो फिर वो भी मतलब नहीं है, पर आप एनसीईआरटी और बोर्ड की दोनों किताबें 4 किताबें लेके आओगे तो कोई मतलब नहीं है इस समय, आप ये सुन लें। चलिए, तो कुछ वंशक्रम के सिद्धांत है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। कुछ वातावरण के सिद्धांत भी हैं, और कुछ लोगों ने वातावरण पर प्रभाव और वंशक्रम के प्रभाव का अध्ययन भी किया है। तो जो काम की चीज़ें वो सारी हमने बुक में ली है, जितना संभव हो सका है मैं आपको बताऊंगा भी। चलिए, तो अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। पहली बात तो अर्जित गुणों के संचरण का मतलब क्या हुआ? एक तो वो गुण जो इनहेरेंटली हम में नहीं है, मतलब जो जो अनुवांशिक रूप से हम में नहीं आए, बल्कि हमने वातावरण से प्राप्त किए, ठीक है ना, जिंदगी में हमने वो एक्वायर करे हैं। तो क्या वो हमारे बच्चों में जाएंगे? अगर वो जाएंगे तो अर्जित गुणों का संचरण, अगर नहीं जाएंगे तो असंचरण। यहाँ पे अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जवाब आएगा लेमार्क ने दिया साहब। किसने दिया? लेमार्क ने। ध्यान रखना, लेमार्क के बारे में हर कोई जानता है कि साहब जिराफ की गर्दन लंबी हो गई सर्वाइव करने के लिए, तो फिर लंबी आनुवंशिक रूप से नहीं थी, पर वो ऐसे स्ट्रगल करता है ना, ऊंची ऊंची झाड़ियों के वो करता है, तो फिर उसकी गर्दन लंबी हो गई साहब वातावरण के कारण से, उसको स्ट्रगल करना पड़ा जीने के लिए, तो खींच खींच के लंबी हो गई साहब उसकी गर्दन। तो फिर क्या हुआ? फिर आने वाली पीढ़ियों की गर्दन भी लंबी होती गई। ये महत्वपूर्ण बात किसने बताई थी? लेमार्क ने बताई थी। इसलिए अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत किसने दिया? हम बोलेंगे लेमार्क ने। लेकिन याद रखना, लेमार्क के अलावा मैकडूगल ने भी इस बात को फॉलो किया। मैकडूगल ने चूहों पर प्रयोग किया, ठीक है। चूहों को अंधेरे रास्ते और लाइट वाले रास्ते में, अंधेरे रास्ते पे गुजारना था क्योंकि लाइट वाले पे इलेक्ट्रिक करंट था। तो उन्होंने पहली बार जब चूहों पे ये किया ना ट्रायल एंड एरर, तो बहुत 165 बार चूहों ने गलती करी। 165वीं बार में वो सही पथ का चुनाव कर पाए, सही रास्ते पे बढ़ पाए। लेकिन जब इन चूहों की आने वाली पीढ़ियाँ ये करते रहे उनके साथ, ठीक है, पर ये उनके उनके जीन्स में थोड़ी आ गया, ये तो उन्होंने सीखा है। लेकिन जब आने वाली पीढ़ियाँ 10-15 पीढ़ी बाद उन्होंने, क्योंकि जल्दी जल्दी इनकी पीढ़ियाँ हो जाती हैं, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो पता लगा कि साहब इनकी 23वीं पीढ़ी जो आई चूहों की, उसने 25वीं बार में ये कारनामा कर दिया, सही रास्ते का चुनाव कर लिया। तो पहले तो 164 बार गलतियां करते थे, 165 वाला काम सही था, अब 25वां सही हो गया। क्यों हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ ये अपने जीवन काल में सीखे, ये इनकी पीढ़ियों में भी हस्तांतरित हो गई थी। ये मैकडूगल का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, ठीक है। ऐसे ही पावलोव का प्रयोग है, पावलोव का कुत्ते का प्रयोग है, घंटी वाला, ठीक है। तो पावलोव ने ट्रायल एंड कुत्ते में जो कंडीशनिंग करी ना,
घंटी से कुत्ते में लार आना, घंटी से कुत्ते में लार आने में पावलो में पहली बार उसको 30th इफेक्ट, ये उसका उनका अलग प्रयोग का ध्यान रखना, है ना। 30वें प्रयोग में कुत्ते की लार आई, लेकिन बाद में 5वीं पीढ़ी के कुत्तों में 5वीं बार में लार आ गई। इसका मतलब जो चीज़ें कुत्तों ने अर्जित करी, एक्वायर करी, वो उनकी पीढ़ियों में स्थानांतरित हो गई। ऐसे एक हैरिसन का नाम आपने कभी सुना हो तो, हैरिसन ने बहुत शानदार प्रयोग किया था। हैरिसन ने कुछ कीट पतंगों में प्रयोग किया था, ठीक है ना। उनको एक पोल्यूटेड पत्तों पे पाला था। पोल्यूटेड पत्ते होते हैं जो फैक्ट्री के पास पास काले काले रंग के पत्तों पे। अब कीट पतंगों की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। तो हरे रंग के कीट पतंगे थे, उनके हरे बच्चे पैदा होंगे। लेकिन इस पोल्यूटेड पत्तों पे जिन कीट पतंगों को पाला, तो चूंकि पोल्यूटेड पत्ते पे वो रहे ना, तो वो काले रंग के हो गए। तो ये काला रंग उनको विरासत में, आनुवंशिकता इनहेरेंस में थोड़ी मिला है, ये तो अर्जित है। ऐसा 2 3 4 पीढ़ियों में किया तो आश्चर्यजनक रिपोर्ट सामने आई कि साहब बाद में बच्चे भी काले पैदा होने लग गए। तो हैरिसन ने भी बोला कि साहब जो चीज़ अर्जित होती है वो गुण पीढ़ियों में संचरित हो जाते हैं। तो याद रखना, हैरिसन, पेवलोव, मैकडूगल और लेमार्क अर्जित गुणों के संचरण के सिद्धांत के पक्षधर हैं। ओके, दूसरी महत्वपूर्ण बात सुनना, वीजमैन की 2 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो वीजमैन ने वो दिया था जर्म प्लाज्म, यानी क्या बोला था, बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत, या प्लाज्म जीवाणु का भी ऐसा नाम आए हिंदी में तो, ठीक है ना, जर्म प्लाज्म याद रखना। यानी इन्होंने बोला कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपना जो जर्म प्लाज्म है वो हस्तांतरित करते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो चीज़ें देते हैं जो जो मतलब उनके तमाम गुण इसी जर्म प्लाज्म से डिसाइड होते हैं, और कोई रोल नहीं है इंसान का। बीजमैन की आलोचना भी हुई थी इस बात पे कि आपने तो हमको एक बैंक समझ लिया कि आने वाली पीढ़ी में हम वो बैंक के रूप में उनके गुण रखते हैं, फिर वो आगे वाली पीढ़ी को देके चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, बीजमैन बीज कोषों की निरंतरता के सिद्धांत के जनक हैं। एक वीजमैन की खास बात और बता दूं आपको, वीजमैन अर्जित गुणों के संचरण के खिलाफ हैं, और वीजमैन अर्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत के जनक भी माने जाते हैं। असंचरण मतलब अभी हमने जो बात करी ना, पेवलोव, हैरिसन, मैकडूगल और लेमार्क वाली, वीजमैन उसके खिलाफ है, और इन्होंने प्रयोग करके उसको प्रूव किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चूहों की पूंछ काट दी, ठीक है, फिर चूहे पैदा हुए, फिर उस पीढ़ी के चूहों की पूंछ काट दी, फिर पैदा हुए, फिर पूंछ काट दी। बहुत बार ऐसा किया, हर बार चूहों की पूंछ काट देते थे और पूंछ कटे हुए चूहों की संतति को देखते थे, वापस वो तो पूंछ वाले पैदा होंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब हमने अगर अर्जित गुणों का संचरण होता तो पूंछ काटने के बाद इन चूहों के बच्चे भी पूंछ कटे हुए पैदा होते, वो नहीं हुए। इसका मतलब अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता, ऐसा बीजमैन कहने वाले हैं। तो बीजमैन अर्जित गुणों के असंचरण के पक्षधर हैं, और बीजमैन बीज कोषों के निरंतरता के सिद्धांत के जनक है, जर्म प्लाज्म थ्योरी के की कंटिन्यूटी के सिद्धांत के जनक है। ओके, इसी तरह से फ्रांसिस गाल्टन का नाम आए तो सर आदर से झुक जाता है। दरअसल ये इंग्लिश सर फ्रांसिस गाल्टन, तभी तो उनका नाम है, ठीक है, ब्रिटेन इंग्लैंड के थे। और फ्रांसिस गाल्टन डार्विन के कजन ब्रदर थे। उन्होंने बहुत से काम किए, याद रखना परीक्षा में। एक तो फ्रांसिस गाल्टन ने ह्यूमन इंटेलिजेंस पे पहली बार काम किया, और उन्होंने टर्म दी थी यूजेनिक्स। यूजेनिक्स जरूर याद रखना आप, यूजेनिक्स। यहाँ यूजेनिक्स की बात नहीं हो रही है, पर यूजेनिक्स याद रखना। यूजेनिक्स मतलब इन्होंने बोला कि साहब, आपने कभी पढ़ा ना कि बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन ने। दरअसल इन्होंने यूजेनिक्स शब्द का प्रयोग किया था, और यूजेनिक्स का मतलब था कि साहब वो ट्रेट्स हम में अपने हेरिडिटरी मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, अपने पूर्वजों से मिलते हैं, जो उनमें वो हम में भी हैं। तो एक तरीके से वंशक्रम के सिद्धांत के पक्षधर हो गए। बहुत सी बातें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, रेटिंग स्केल से लेके फिंगरप्रिंट से लेके, ठीक है। तो वैसे फ्रांसिस गाल्टन की एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, फ्रांसिस गाल्टन ने एक नियम दिया था, और वो था बायोमेट्री। कौन सा था? बायोमेट्री। बायोमेट्री क्या था? जीव सांख्यिकी सिद्धांत। कौन सा था? जीव सांख्यिकी सिद्धांत, जिसमें आप सबने पढ़ा होगा कि साहब हम आधे गुण अपने पिता से लेते हैं और आधे गुण अपने माता से लेते हैं, ठीक है ना। 1/2 पिता से लेंगे, 1/2 किससे लेंगे? माता से। फिर पिता वाले 1/2 है ना, उनके भी 2 भाग हो जाएंगे, 1/4 दादा से, 1/4 दादी से, ठीक है। फिर वो उनके भी 1/2 हो जाएंगे, और इधर 1/2 माता से ले रहे ना, उसमें भी फिर नाना नानी हो जाएंगे। तो ये जो वंशक्रम का सिद्धांत है, ये भी फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था, जिसको जीव सांख्यिकी सिद्धांत बोलते हैं। ओके, याद रहेगा। इसी तरह से एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वंशक्रम के नियम और सिद्धांत में आप कई जगह पढ़ते हैं ना, नियम नाम आ जाता है, कई बार सिद्धांत आ जाता है। एक तो ग्रेगर मेंडल ने, साइंस के बच्चे आप में वो इस बात को जानते होंगे, ग्रेगर मेंडल ने वंशक्रम के 3 नियम या 3 सिद्धांत बताए जो बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना 3 कौन से। एक तो उन्होंने बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविकता का नियम। एक ग्रेगर मेंडल ने बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
सेग्रीगेशन कई बार पढ़ते हैं ना, वियोग का नियम या पृथकता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो ये कहता है कि साहब जो जिन्स, उन्होंने बोला ना पेयर में जिन्स आते हैं, ठीक है, जो जिन्स प्रभावी होता है वो तो पीढ़ियों में दिख जाता है, और जो प्रभावी नहीं होता है वो सुप्त अवस्था में रह जाता है, उसके प्रभाव कम। इसलिए तो एक माता पिता में एक काला एक गोरा है, तो कई बार गोरे बच्चे होते हैं, कई बार काले होते हैं, तो जो प्रभावी हो गया वो हो गया ना। सेग्रीगेशन, ये वियोग का नियम, पृथकता का नियम भी कह सकते हैं। एक इनका है वंशक्रम का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट हिंदी में कह सकते हैं स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। तो 3 नियम याद रखेंगे ग्रेगर मेंडल के हैं, एक तो प्रभाविकता का नियम, एक वियोग का नियम या पृथकता का नियम, और एक है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम या स्वतंत्र चयन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट ग्रेगर मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस ग्रेगर मेंडल, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण ग्रेगर मेंडल। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, वो है कि साहब वंशक्रम का प्रत्यागमन का सिद्धांत किसने दिया? प्रत्यागमन, ये याद रखना, प्रत्यागमन का सिद्धांत किसने दिया? प्रत्यागमन को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको याद है ना? फ्रॉइड में रक्षा युक्तियाँ पढ़ाई थी हमने आपको, वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म में। रिग्रेशन, सेग्रीगेशन नहीं है, रिग्रेशन है, पुरानी चीज़ों की तरफ लौटना, रिग्रेशन। तो याद रखना, अगर प्रत्यागमन का सिद्धांत किसने दिया पूछें तो आपको फिर नाम लेना है फ्रांसिस गाल्टन साहब का। प्रत्यागमन का सिद्धांत किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन का। प्रत्यागमन क्या होता है? फ्रांसिस गाल्टन ने सिद्ध किया कि साहब ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो माता पिता लंबे हैं, है ना, और उनके कम हाइट के बच्चे पैदा हो गए, थोड़े कम हाइट के, फिर उनके और कम हाइट के हो जाएंगे उनके, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर वो तो एकदम धरती में चले जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए फ्रांसिस गाल्टन ने बोला कि ये एक टेंडेंसी होती है कि प्राणी अपने एवरेज वैल्यूज़ की तरफ वापस लौटता है, एवरेज वैल्यूज़ की तरफ। हालांकि मेंडल के प्रयोग से भी आप इस बात को प्रूव मान सकते हैं, एवरेज वैल्यू की तरफ वापस लौटता है। क्यों लौटता है? क्योंकि फिर मतलब अपने मूल गुणों की तरफ वापस आ जाता है। फिर छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं ना, तो फिर अचानक अगली पीढ़ी में सब लंबे बच्चे हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। और रिग्रेशन और प्रत्यागमन का सिद्धांत देने वाले कौन है? नन अदर देन फ्रांसिस गाल्टन। तो बातें सारी क्लियर हुई। वीजमैन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। 2 बातें याद रखना, एक तो असंचरण वाली बात, एक जर्म प्लाज्मा या फिर बीज कोषों की निरंतरता वाली बात। फ्रांसिस गाल्टन के बारे में बेहतरीन 3 बातें याद रखनी है, एक तो प्रत्यागमन का सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था, एक यूजेनिक्स फ्रांसिस गाल्टन की बात है, एक जीव सांख्यिकी या बायोमेट्रिक्स या बायोमेट्री प्रिंसिपल याद रखना है फ्रांसिस गाल्टन का। लेमार्क ने अर्जित गुणों के संचरण की बात करी थी, इनके साथ कुछ और लोग भी थे। और ग्रेगर मेंडल के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं आपको बता ही चुका हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए साहब, 10वां प्रश्न है, नर और मादा में 22 गुणसूत्रों के जोड़े समान होते हैं। समान पूछा गया प्रश्न है कई बार। उन्हें क्या कहते हैं? एक्स क्रोमोसोम या क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम, ऑटोसोम, आइडेंटिकल जीन। तो ध्यान रखना, हम सब जानते हैं ना 23 में से XX क्रोमोसोम होता है, बच गए 22, और ये दोनों 22 का 23वां डिसाइड करता है, लिंग तो 23वां डिसाइड करता है। तो 22 क्या हो गए? समान है, और समान है उनको बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोले उनको? ऑटोजोम्स बोलेंगे। ऑटोसोम लिखा है, ऑटोजोम्स लिखा है, एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑटोसोम। चलिए चलिए 11th क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट है। ये बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। लड़कों में एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम पाए जाने के कारण भाषा, स्मृति, डिसलेक्सिया आदि से संबंधित अशक्तताएं पाई जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा है रेट सिंड्रोम, और चौथा है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। हालांकि बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही तरीके से हमने अपनी बुक में इन सब के बारे में दिया है, पर फिर भी आप सुन लें, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये 4 प्रकार के सिंड्रोम यहाँ पे हमने आपको दिए हैं, चारों रह रह के पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने कभी ट्राइसोमी भी सुना होगा, हमने बताया भी आपको, डाउन सिंड्रोम। ओके, तो यहाँ ध्यान देंगे। ये एक तो मैं आपको क्लू देता हूँ पहला, इनमें यहाँ पे आप देखिए लड़कों में, सॉरी लड़कों में, तो लड़कों में सही याद रखना, क्लाइनफेल्टर इसका राइट आंसर होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर लड़कों का है, मेल का। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है। रेट सिंड्रोम फीमेल में होता है, याद रखना। रेट सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम दोनों किसके हैं? फीमेल के हैं। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसका है? मेल का है। यानी ये बॉयज़ का है, लड़कों का है, मेन का है, और वो दोनों फीमेल के हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या फ्रेजाइल सिंड्रोम दोनों का है, बोथ, ठीक है। हालांकि फ्रेजाइल में फीमेल में माइल्ड होता है, इसका इफेक्ट
मेल में सीवियर होता है, पर फिर भी ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो आपको पहली बात तो याद रखनी है, क्लाइनफेंट्रल मेल के लिए है। दूसरी बात, इसमें होता क्या है, देखो इसमें क्या होता है, अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम पाए जाने के कारण, याद रखना, यानी मेल में क्या होता है, एक्स वाई तो होता है ना, तो एक अतिरिक्त एक्स और हो गया, यानी इसका मतलब कभी ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, ध्यान रखें, एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स वाई का मतलब है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी ए मेल चाइल्ड बोर्न विद एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी एक्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी। अब आप यहाँ पे देखिए, सीधी सी बात है, डबल एक्स हो गया ना, यानी एक्स वाई तो क्या है, मेल है, एक्स एक्स क्या है, फीमेल है। इसमें एक्स वाई तो है, पर साथ में एक एक्स एक्स्ट्रा जुड़ गया, एक्स्ट्रा जुड़ गया, इसका मतलब क्या है, वो लड़का होते हुए भी लड़की जैसा है, इसलिए इसकी बहुत बड़ी विशेषता। ये तो खैर है ही सारी बातें कि इसमें डिसलेक्सिया होता है, स्लो डेवलपमेंट होता है, मेमोरी, लैंग्वेज स्किल, मोटर स्किल में सब प्रॉब्लम आती है, लगभग लगभग सबके सिम्टम एक जैसे होते हैं, लेकिन एक मुख्य सिम्टम क्या है, इनफर्टिलिटी का होता है, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ये बहुत बड़ी बात है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक्स्ट्रा एक्स जुड़ गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, और ये बॉयज़ का हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक ऐसा सिंड्रोम है इनमें जिनमें एक एक्स क्रोमोसोम मिस हो जाता है, मिसिंग। तो जहां एक्स क्रोमोसोम मिस होता है, ये फुली मिस हो सकता है या पार्टली मिस भी हो सकता है, उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। उसको क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम सिंड्रोम किसके लिए है, टर्नर सिंड्रोम फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए है, जिनमें उनकी एक्स या तो एक्स मिस होता है या फिर पार्टली मिस होता है। अब जबकि महिलाओं में पार्टली मिस होता है तो निश्चित रूप से वो भी इनफर्टाइल होती हैं। तो टर्नर सिंड्रोम महिलाओं से संबंधित है और इनफर्टाइल होती हैं। और ख़ास बात क्या होता है, हालांकि हो सकता है केयर करनी पड़ती है इनकी, खास बात क्या होती है कि टर्नर सिंड्रोम जिनको होता है वो लड़कियां और महिलाएं हाइट में छोटी होती हैं, शॉर्ट रह जाती हैं। एक बड़ी विशेषता टर्नर सिंड्रोम की, हाइट में शॉर्ट रहती हैं, और इनको बाकी प्रॉब्लम्स के अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत रहती है, हार्ट प्रॉब्लम्स। तो हृदय संबंधी बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइट में कम रह जाना और इनफर्टाइल होना टर्नर सिंड्रोम के कारण से। किसके कारण से, टर्नर सिंड्रोम के कारण से। और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम मिस हो सकता है पार्टली या फुली, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम लड़कों का है, पुरुषों का है, इसमें एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है और ये भी इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से रेट सिंड्रोम भी महिलाओं का है। रेट सिंड्रोम किसका है, ये भी फीमेल का है। और रेट सिंड्रोम की विशेषता मैं आपको बताऊं कि रेट सिंड्रोम में दो चीज़ों में स्लो प्रोग्रेस होती है। एक तो मोटर स्किल्स डेवलपमेंट बहुत स्लो रहता है, यानी गामक क्रियाएं बहुत स्लो होती हैं। और दूसरा, रेट सिंड्रोम में स्पीच में बहुत प्रॉब्लम आती है, स्पीच में। तो भाषा संबंधी विकार भी हो गया और मोटर स्किल्स धीरे स्लो हुए। ये रेट सिंड्रोम है, ये किसके लिए है, महिलाओं के लिए है, ठीक है। और फ्रिजाइल सिंड्रोम, ध्यान रखना, फ्रिजाइल सिंड्रोम दोनों के लिए है, महिला पुरुष के लिए, लेकिन ये पुरुषों में इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, सीवियर होता है। फ्रिजाइल सिंड्रोम की खास बात है, इसमें डेवलपमेंटल डिले हो जाता है। डेवलपमेंटल डिले का मतलब विकासात्मक प्रक्रिया स्लो हो जाती है। विकासात्मक प्रक्रिया क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और इसमें मेन जो इसका फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, वो कोग्निटिव एबिलिटीज़ पे पड़ता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, मस्तिष्क का विकास धीमा हो जाता है, फ्रेजाइल सिंड्रोम। तो याद रखना, फ्रेजाइल सिंड्रोम मस्तिष्क का विकास धीमा हो जाना, ठीक है। डेवलपमेंटल डिले है। रेट फ्राइजल सिंड्रोम दोनों में होता है, पर पुरुषों में ज़्यादा प्रभाव होता है। रेट सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम दोनों महिलाओं के हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मेल का है, पुरुषों का है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है ना, और टर्नर में एक्स मिस हो जाता है। इसी तरह से कभी हमने आपको बताया था बाल अपराधी में, याद है कि उसमें एक वाई एक्स्ट्रा हो जाता है, तो एक्स वाई वाई वाले बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं, यानी वो कुछ ज़्यादा ही पुरुष हो गए सब, तो वो अपराध में चले जाते हैं। तो एक्स वाई वाई बाल अपराधी वाले होते हैं। एक्स एक्स वाई जो यहाँ पे हमने दिया है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है। एक्स मिसिंग टर्नर सिंड्रोम होता है, लेकिन याद रखना टर्नर और रेट सिंड्रोम दोनों महिलाओं के हैं, क्लाइनफिल्टर पुरुषों का है। ओके, आज का आखिरी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक संवेगात्मक विकास में संपर्क सुख, टेक्टाइल कंफर्ट का आसक्ति अटैचमेंट पर प्रभाव जानने के लिए बेबी मंकीज पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग किसके हैं।
पहला ऑप्शन है मार्गेट मीड, दूसरा अर्नोल्ड गेसल, तीसरा हार्लो एंड हार्लो, और फोर्थ वन है सिंड्रा स्कार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हार्लो एंड हार्लो। ओके, दरअसल हार्लो एंड हार्लो ने एक बहुत बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया था। और किस बात पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, ध्यान देंगे इनके एक्सपेरिमेंट में आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेबी मंकीज़ को लिया, छोटे छोटे बंदर के बच्चे लिए, ठीक है ना, और उनको 6 माह तक आर्टिफिशियल मदर्स के पास रखा। आर्टिफिशियल मदर मतलब उन्होंने इस तरह से दो उनकी मतलब मदर बनाई, और वो तार वाली माँ थी, तार वाली, ठीक है ना, एक ये मंकी है ये, ठीक है ना, ये मंकी, पर आकार बना दिया उनका तार का, ठीक है। इधर ये भी तार वाली माँ है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ये तो तार वाली माँ है, ये केवल तारों से ही बनी हुई है, और इसके ऊपर उन्होंने मतलब मखमली वेलवेट वाला एक सुख मोटा कपड़ा लगा दिया, कपड़ा, ठीक है ना। इसको कपड़े से ढक दिया और इसको केवल तार रहने दिया। और दोनों माँ क्यों हुई, क्योंकि जब उन बच्चों को भूख लगती कि उनको खाना दिया जाता तो यही दोनों देती इनसे उनको खाना दिया जाता सब बच्चों को। अब क्या होता है बच्चे जब भूखे हैं तो वो इनके पास आते हैं, ये खाना देते हैं, दोनों ही खाना दे रहे हैं, इसलिए दोनों ही माँ हैं, दोनों ने उनको बराबर खाना दिया। जब भी भूख लगती है बच्चे इनके पास आते हैं, खाना देती। लेकिन एक आश्चर्यजनक इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आया कि जब उन बच्चों को तकलीफ हुई, कोई संकट आया, डर लगा, कुछ हुआ, तो फिर वो किसके पास ज़्यादा गए, पता लगा साहब वो इस कपड़े वाली माँ के पास ज़्यादा गए बनिस्बत तार वाली माँ के। हालांकि इसके अंदर भी तार हैं, पर ऊपर कपड़ा है। कपड़े वाली माँ के पास ज़्यादा गए, इसका मतलब उनका अटैचमेंट कपड़े वाली माँ से ज़्यादा हुआ। पता है इसका क्या कारण है, हार्लो एंड हार्लो ने कहा कि इसका कारण है टेक्टाइल कंफर्ट, इसका कारण है संपर्क सुख। यानी वो इसके पास जब लिपटते ना तो उनको ज़्यादा सुख मिलता, क्योंकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट थी। और इसी के आधार पे हार्लो एंड हार्लो ने सिद्ध किया कि छोटे बच्चे किसी खास खिलौने को ज़्यादा पसंद करते हैं या कंबल को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसके पीछे उनका यही वाला कारण है। ऐसे नहीं करते वो, बल्कि उनको उसमें संपर्क सुख मिलता है। उनको वो पर्टिकुलर खिलौने या वेलवेट वाले कंबल या कुछ पिलो या ऐसे ऐसे कुछ, तो उसके पास बच्चे सुख पाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, अधिक आश्वस्त भी रहते हैं स्वयं के बारे में कि ये हमें ज़्यादा हमारा केयर करेंगी। तो एक महत्वपूर्ण प्रयोग याद रखना, टेक्टाइल कंफर्ट, संपर्क सुख इंपॉर्टेंट है आसक्ति के लिए, ऐसा हार्लो एंड हार्लो ने बोला। मार्गरेट मीड आपको बता चुका हूँ, सेमोआ आइलैंड पे प्रयोग किए थे, ठीक है। अर्नोल्ड गेसल इंटरविनिंग रेसिप्रोकल इंटरव्यूइंग की बात हमने अभी करी थी, ठीक है। सेंड्रास्कार याद रखना, सेंड्रास्कार ये भी एनसीईआरटी में एक टर्म है, साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको शामिल किया है। सेंड्रास्कार ने क्या किया, सेंड्रास्कार ने एक काम किया सॉरी सेंड्रास्कार ने वो काम किया, इन्होंने कहा कि साहब पेरेंट्स बच्चे को जो परिवेश देते हैं, पेरेंट्स बच्चे को जो इन्वायरमेंट देते हैं, पता है वो कौन सा इन्वायरमेंट देते हैं, वो इन्वायरमेंट जो वो बच्चे के लिए प्रोवाइड कराते हैं उस पर उनके खुद के पूर्व आनुवंशिक ट्रेट्स का इफेक्ट पड़ता है। यानी परिवेश पर आनुवंशिकता का प्रभाव, परिवेश पर किसका प्रभाव, आनुवंशिकता। यानी माता पिता आनुवंशिक रूप से जो चीज़ रखते हैं वो बच्चों को वैसा ही परिवेश देते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है सेंड्रास्कार ने कि साहब ऐसे जो बुद्धिमान माता पिता हैं, बुद्धिमान मतलब बुद्धि आनुवंशिकता से आती है, इनहेरेंट है, ठीक है ना। हालांकि वातावरण प्रभाव पड़ता है पर वो जिन्स में होती है ना। तो ऐसे बुद्धिमान माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को किताबें ही देते हैं। तो उन्होंने किताबें देना क्या है, किताबें देना उस बच्चे के लिए पोषण है, उस बच्चे के लिए नर्चर है, उस बच्चे के लिए इन्वायरमेंट है, उस बच्चे के लिए परिवेश है। अब जब किताबें उसको देंगे, किताबों में रहेगा तो पढ़ना लिखना ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा ना। तो अब माता पिता ने क्या किया, उनको किताबें क्यों दी, क्योंकि वो खुद उसी आनुवंशिकता से प्रेरित थे। इसलिए परिवेश पर उनकी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। ये महत्वपूर्ण काम करने वाले सेंड्रास्कार का नाम याद रखना, सेंड्रास्कार। हालांकि यहाँ पे संपर्क सुख और अटैचमेंट वाली बात हार्लो एंड हार्लो की है। ओके, तो इस तरह से आज के सवाल हो गए 12। ओके, ध्यान से इनको सुनना, पढ़ना, परीक्षा में मेहनत, बहुत बहुत नज़दीक समय है, हार्ड वर्क करना, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, बाय, गुड नाइट।